हेलो डियर फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कि हमने अक्षांश की बात कर ली थी, तो आइए हम आज बात करते हैं देशांतर की। किसकी बात करनी है? देशांतर की। क्या है देशांतर? जैसे हमने देखा था कि अक्षांश क्या था। अक्षांश पूर्व व पश्चिम दिशा को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखाएं थी। ठीक है, इनको भी कई भागों में विभाजित किया गया था। जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक ग्लोब बनाया, ठीक, एक ग्लोब बना लेते। गोल, ग्लोब का तात्पर्य होता है कि गोल। ठीक, हमने ग्लोब बना लिया। जब उन पर हम पूर्व अर्थात ईस्ट टू सॉरी वेस्ट टू ईस्ट अर्थात हम जब इनको मिलाते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हम करवा चुके हैं। अब बात करते हैं देशांतर की। किसकी बात करना है? देशांतर की। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्षांश रेखा जब हम खींचते हैं तो सिर्फ भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि सबसे लंबी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं कि देशांतर की, हमने देखा था पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हमने अक्षांश रेखा में भी देखा था। ठीक, यहां पर आओ बात करते हैं कि क्या है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो देशांतर है ये क्या होती हैं या फिर किस प्रकार से खींची जाती हैं। सबसे पहले ये भी क्या है? काल्पनिक रेखाएं। अब बात करते हैं कि इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो नॉर्थ को जो भी रेखाएं साउथ से मिलाती हैं ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। हम सबसे प्रमुख जो देशांतर रेखा है उसे 0 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 डिग्री मानते हैं। अब बात करते हैं 0 डिग्री ये कहां से निकली, क्यों निकली है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1884 में। कब की बात है? 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी। ठीक है, समय को लेकर के तब निर्धारित किया गया था कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से, कहां के? इंग्लैंड के ग्रीनविच से जो भी रेखा निकलती है वो क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। क्लियर? अर्थात जो अमेरिका के ग्रीनविच से, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलेगी। कहां से निकलेगी? ग्रीनविच से। ग्रीनविच से निकलेगी, वो मानक समय रेखा कहलाएगी। अब आइए बात करते हैं कि क्या सिर्फ मानक समय रेखा है। भाई एक बात याद रखना कि मानक समय रेखा तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त इस दिन एक और रेखा का निर्धारण किया गया था जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कुछ इस प्रकार से है, आड़ी तिरछी है। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है? ये कितनी है? ये 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। और इसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। सॉरी, इसे हम कहते हैं तिथि रेखा। क्या कहते हैं? तिथि रेखा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कितनी है? 180 डिग्री। और जो हम मानक समय रेखा की बात करते हैं वो कितना है? 0 डिग्री है। ये लंदन के ग्रीनविच से निकली है। कहां से निकली है? लंदन के ग्रीनविच से निकली है। जबकि अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये ग्रीनविच से नहीं निकली है, बल्कि ये दो जो क्या कहते हैं महासागर है वहां से निकली है। कैसे निकली है? हम दो महासागरों की बात करते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर साइड में, तो हमको ये दिखाई देता है आर्कटिक महासागर। क्या दिखाई देता है? आर्कटिक महासागर दिखाई देता है। आर्कटिक महासागर। ठीक, इसके बाद हम जब इस तरीके से इधर को निगाह डालते हैं तो ये दिखाई देता है कि ये प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। तो हम कह सकते हैं कि जो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये किससे गुजरती है? प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर से गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा भी जा सकता है, पूछा जाता है और जा भी सकता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने महासागरों से होकर गुजरती है। तो दो है, कौन कौन से? आर्कटिक और प्रशांत। हाँ, अब बात करते हैं। हमने क्या बताया? जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये तिथि का निर्धारण करती है और ये समय का निर्धारण करती है। ठीक, हमने जैसे बताया था आपको कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये उस स्थान की स्थिति व अवस्थित का निर्धारण करती है। ठीक, वो समय और तिथि का निर्धारण नहीं करती है। तो ये जो है ये क्या करती है? किसी भी स्थान के समय व स्थिति, ठीक,
का निर्धारण करती है। तो ये याद रखना, ये किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है। समय निर्धारण में सहायक, क्लियर? जो देशांतर रेखा है ये समय निर्धारण में सहायक है। अब आइए बात करते हैं कि जब हमने उसमें देखा था, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अक्षांश की बात करते हैं, ठीक? अक्षांश की बात करते हैं। जब हम अक्षांश में चले थे तो हमने देखा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा से प्रारंभ किए थे, फिर 1 2 3 4 करते हुए ये यहाँ पर पॉइंट लगा और 90 डिग्री तक पहुंच गए थे। क्लियर? यही सेम सिचुएशन यहां भी थी कि हम 90 डिग्री तक यहां तक पहुंच गए थे, अर्थात साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना? जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल है तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम यहां से यहां चले, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते हुए होंगे, ऐसे ही सेम इधर सिचुएशन होगी। इस प्रकार से जब हमने देखा था तो हमको पता चला था कि कुल अक्षांश बिंदु या अक्षांश जो रेखाएं हैं, या जो हम कुछ कुल अक्षांश की बात किए थे 181 थी। क्या थी? 181 थी। तो क्या इधर भी या देशांतरों में भी कुछ ऐसा ही है कि क्या इनकी भी कोई संख्या है? जी हाँ, इनकी भी संख्या है। जब हम बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर, अब यहां पर गौर करने वाली बात है, 0 डिग्री से यहां तक चलते हैं। कहां तक? 180 तक। 0 डिग्री से 180 तक चलते हैं। तो 0 से 180 यानी 1 से प्रारंभ हुआ होगा, है ना? तो 1 से अगर हम चलते हैं 180 तक, क्लियर? और फिर अगर हम उस साइड में चले जाओ, अर्थात पूर्व डायरेक्शन चले जाओ, तो वहां से भी 0 0 है, 1 से स्टार्ट हुआ होगा, फिर 180 तक गया होगा, फिर 180 तक चले जाओ, है ना? ठीक। अब बात करते हैं, हम 0 को भी लेते हैं, है ना? 0 को लेते हैं तो यानी एक और रेखा हो गई, तो कुल कितनी हो गई होंगी? 361। क्लियर? अर्थात हम कह सकते हैं कि एक यहां से, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये कुछ इस प्रकार से ग्लोब पर दर्शाई गई हैं, ठीक? कुछ इस प्रकार से। क्लियर? कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई हैं, अर्थात नॉर्थ को साउथ की क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और दूसरा, जब इधर चलते हैं तो ये क्या है? ईस्ट की देशांतर रेखाएं, और इधर चलते हैं तो ये वेस्ट की देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से जब हम आते हैं तो कुल कितनी होनी चाहिए? 361 होनी चाहिए। परंतु अब यहीं पर रुकने वाली बात है, जो ये तुमने देखा है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री ये सिर्फ एक ही देशांतर रेखा है, ये दो रेखाएं नहीं है। अर्थात हम अगर ईस्ट से आते हैं, आकर फिर भी हम कहां रुकेंगे? यहां रुकेंगे, ठीक? और यदि हम वेस्ट को चलते हैं 0 से, तो भी आके कहां रुकेंगे? यहीं रुकेंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं तिथि रेखा है ये सिंगल है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से एक हटा दें, या फिर इसको क्या कर दें? हटा दें। तो कुल हमारे पास देशांतर रेखाओं की संख्या 360 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 360 रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमें 180 को 2 बार इंक्लूड नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो एक ही है, इसलिए एक बार ही करना पड़ता है। ये समझ में आ गया होगा? आइए अब बात करते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक? जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? हम जब अक्षांश रेखा देखते हैं तो सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। परंतु ये क्या करता है? ये जितनी भी रेखाएं होती हैं सभी की सभी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्लियर? कि 2 बराबर भागों में हर एक डिवाइड करती है। इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लो कि ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है? ग्लोब है, मान लेते हैं, ठीक? अब क्या है? यहां से मान लो निकली कोई चीज, जैसे कि मान लो यहां देखो, यहां से निकली, ठीक? तो ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ना?
तो ये क्या कर रही है, ये अर्धवृत्ताकार बना रही है, यहां से निकली और फिर वापस यहां चली गई। ये क्या हुआ, अगर हम देखें, अगर यहीं से अगर चाकू से इसको काटें तो ये दो बराबर भागों में क्या होगा, कट जाएगा। घुमा देते हैं, फिर यहां से इधर को इधर काटते हैं, फिर भी दो बराबर भागों में होगी, फिर घुमाते हैं, फिर जितनी हम इसको राउंड घुमाते चले जाएंगे और अगर इसको हम काटते चले जाएंगे, चाप लगाते चले जाएंगे, तो पृथ्वी के दो बराबर भागों में डिवाइड होता चला जाएगा। ये क्या है, देशांतर है। सबसे पहले देखते हैं देशांतर कैसी है, तो अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। कैसी हैं, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। क्लियर, अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। अब आइए बात करते हैं, एक बार हम अक्षांश को भी देख लेते हैं। जैसे हमने कि देशांतर देख लिया, देशांतर हमको पता चल गया कि देशांतर चाहे ऐसे करें, यहां से करें, या यहां से करें, या यहां से करें, क्या हो रहा है, दो पृथ्वी को बराबर भागों में डिवाइड कर रही है हर एक देशांतर रेखा। अब आइए बात करते हैं अक्षांश रेखा की। जब हम अक्षांश रेखा की तरफ जाते हैं, मान लो कि ये पृथ्वी है, क्लियर, जब हम 0 डिग्री देशांतर करते हैं तो यहां से करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ये क्या है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अब इसी को क्या करते हैं, थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं। अब ये बताओ, जैसे मान लो यहां से काट रहा है तो पृथ्वी बराबर भागों में होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इधर का जो क्षेत्र है वो कम है और इधर का क्षेत्र अधिक है, ठीक। बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जिस प्रकार से 0 डिग्री से हम नॉर्थ या साउथ की ओर बढ़ते जाते हैं, रेखा का मान बढ़ता जाता है, परंतु मान बढ़ता जाता है, परंतु उसकी जो रेखा है वो क्या होती है, छोटी होती जाती है। अंततः जब 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तो वहां क्या हो जाती है, एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। यह समझ में आ गया। जबकि इसके विपरीत देशांतर रेखा है, ठीक, वो क्या करती है, चाहे जहां से काटो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अब आइए यहीं पर हम एक चीज देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि इसको जब डिवाइड करते हैं तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक। इस बदौलत ये सबसे पहले अर्धवृत्ताकार रेखा है। अब यहीं पर एक चीज गौर करने वाली बात है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके प्रत्येक के मध्य की दूरी की बात अगर हम करते हैं, जैसे मान लो हम 1 डिग्री अक्षांश रेखा तथा 2 डिग्री अक्षांश रेखा की हम बात करते हैं, तो इन दोनों के मध्य का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। वहीं जब हम देशांतर के बारे में बात करते हैं, ठीक, देशांतर के बारे में बात करते हैं, तो ये याद रखना है, यहां पर प्रत्येक के बारे में बात की जा रही है, प्रत्येक के बारे में बात की जा रही है। चाहे हम 79 80 ले लें, 89 और 90 के बीच ले लें, देशांतर रेखा में 89 और 90 के बीच ले लें, ठीक, 79 80 ले लें, या फिर 35 34 ले लें, ठीक, हम कोई भी ले लें, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमें हमेशा 111 किलोमीटर नजर आएगी। परंतु देशांतर रेखा में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा पर, कहां पर, विषुवत रेखा पर इसकी सबसे अधिक दूरी होती है। विषुवत रेखा पर, कहां, विषुवत रेखा पर कितनी होती है, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, मतलब विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। क्लियर। जबकि हम अगर बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, तो चाहे जहां पर से ले लें, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी इतनी होती है। क्लियर, ठीक। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे जैसे हम पूर्व 0 डिग्री से, ठीक, यहां समझो ये 0 डिग्री है, हम जैसे जैसे प्रत्येक देशांतर रेखा क्रॉस करते जाएंगे और ईस्ट की ओर बढ़ेंगे या वेस्ट की ओर बढ़ेंगे, जब हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो 4 मिनट का क्या होगा, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आएगा। क्लियर, प्रत्येक देशांतर पर आगे बढ़ने पर हमें 4 मिनट का अंतर आएगा। बस अंतर इतना है, यदि पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो प्लस होगा और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। पश्चिम की ओर बढ़ने पर माइनस होगा, अर्थात जब हम जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे, मान लो 0 डिग्री से हम 1 डिग्री देशांतर तक आए, ठीक, तो 4 मिनट हमने क्या किया, क्रॉस किया, ठीक।
2 पर पहुंचे तो कितना हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, अर्थात 2 पर जब पहुंचे तो 8 मिनट की दूरी हमने तय कर ली। क्लियर? तो वही चीज यहां पर दिखा रहा है कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक देशांतर रेखा को पार करने पर 4 मिनट का अंतर होता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश में उनका अपना अलग से एक मानक समय निर्धारित करना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में कितना है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ना, जो इलाहाबाद के नैनी के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारत में जो मानक रेखाएं गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अर्थात ये 5 ऐसे राज्य जहां से होकर के हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। कौन से? भारत की। कितनी है? 82.5 डिग्री है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखो, हम बात करते हैं भारत का समय ग्रीनविच से कितना अधिक है। हम बात करते हैं भारत का समय ग्रीनविच से कितना अधिक है। हमने बताया कि प्रत्येक मिनट क्या होता है, आगे बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर आगे बढ़ने पर 4 मिनट का डिस्टेंस हो जाता है। ठीक, 4 मिनट का डिस्टेंस हो जाता है। हम 82.5 डिग्री आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसे क्या कर दें हम, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? 82 है इंटू 4 कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32, अर्थात 328 ठीक मिनट के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 328 मिनट के आसपास आ रहा है। अब यहां हम अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 पंचे 30, अर्थात कितना बचा, 28.30 के लगभग आता है। अप्रॉक्स कितना आता है, 5.5 घंटे के आसपास डिस्टेंस आता है। ठीक, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात प्रत्येक देशांतर रेखा क्रॉस करने पर हमको क्या मिल रहा है। देखो समय कैसे निकाला जाता है कि 0 डिग्री है, इसके पश्चात हमको देखो अगर किसी का समय पूछा जाएगा तो सीधे दे दिया जाएगा कि कितने से कितने, हमको ध्यान में रखना है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से हम पूर्व बढ़ेंगे तो 4 डिग्री क्या होगा, प्लस होगा, पश्चिम बढ़ेंगे तो 4 मिनट माइनस होगा। हम भारत किधर है, पूर्व में स्थित है ना, 68 से 97 के मध्य स्थित, अर्थात 30 देशांतर रेखाएं इसमें से गुजरती हैं भारत से। ठीक, तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि जो भारत है, और इसीलिए हमने उनको बैलेंस संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या किया, 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित कर दिया। अब करते क्या है कि हमको कैसे पता चलेगा कितना हुआ, तो सबसे पहले वही चीज है, 82 को 4 से डिवाइड कर दो, यानी प्रत्येक देशांतर रेखा को आगे बढ़ने पर कितने मिनट का डिफरेंस होता है, तो हमने मिनट डिफरेंस जो है उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। आ गया, कितना आया, 328 आ गया। अब 328 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 5.5 घंटे के आसपास समय मिलेगा। क्लियर? 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो जब 60 से हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 5.5 घंटे के आसपास हमें डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं भारत का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5.5 घंटे। कितना है, 5.5 घंटे है। कहां से, ग्रीनविच से या 0 डिग्री देशांतर से पाया जाता है। क्लियर? अब जो प्रोमोशनली था वो हमने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे कुछ और में क्या है, हम बात करते हैं ये 180 डिग्री देशांतर की है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 0 से चली सारी की सारी नॉर्थ से चली और साउथ को क्या कर रही है, टच कर रही है। कहीं पर भी इस प्रकार के ग्लिचेस नहीं दिखाई देते हैं, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं 180 डिग्री देशांतर में देख रहे हैं, कहीं पर ग्लिचेस नहीं दिखाई देते हैं, परंतु 180 डिग्री में दिखाई देता है। क्या कारण है कि इसमें इस प्रकार का तिरछा किया गया है? सबसे पहला कारण है कि इधर पड़ता है अलास्का। क्या है, अलास्का, अमेरिका का एक क्षेत्र अलास्का, और इधर क्या है, साइबेरिया क्षेत्र पाया जाता है, जो कि रूस या रसिया या फिर यूरेशिया का है। ठीक, अर्थात रूस और एशिया दोनों का है। कौन सा, साइबेरिया है। वही हमने सुना है ना कि भारत के हिमालय क्यों आवश्यक है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक, तो वही वाले हम साइबेरिया की बात कर रहे हैं। यहां पर साइबेरिया स्थित है। साइबेरिया को यदि हम सीधी लाते तो साइबेरिया को यह क्या करता, काट देता कि नहीं काटता, है ना। तो इसी बदौलत हमको क्या करना पड़ा, इसे तिरछा करना पड़ा। अब जब इसे तिरछा करना पड़ा तो जाहिर सी बात है कि साइबेरिया बच गया, इधर अलास्का बच गया।
है ना। अब ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर है। जैसे हम नीचे बढ़ते हैं साइबेरिया से प्रशांत महासागर प्रारंभ हो जाता है, और प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर के मध्य में बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। कौन सी जलडमरू मध्य स्थित है, बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। क्लियर, बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है, जो कि आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जब हम जाते हैं नीचे और बढ़ते हैं तो अपलेशियन द्वीप समूह पाया जाता है। दूसरा हवाई द्वीप पाया जाता है। कहां स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अपलेशियन महाद्वीप, हवाई द्वीप समूह, साओमा तथा फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट हम जैसे ऊपर जाएंगे, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, इसके जस्ट ऊपर यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर न्यूजीलैंड क्षेत्र पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और ईस्ट साइड में उपस्थित है। क्लियर, अब आओ बात करते हैं, ये कई बार पूछे भी गए हैं कि साओमा या फिर समोआ या फिर फिजी द्वीप समूह या फिर अपलेशियन द्वीप समूह किस देशांतर के आसपास स्थित है। तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आसपास स्थित है, या फिर इनसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अपलेशियन, समोआ व फिजी द्वीप समूहों से होकर क्या करती है, गुजरती है। क्लियर, आइए अब हम एक छोटी सी चीज है हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि जब ईस्ट बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, इंक्रीज होगा। जीरो से जैसे हम वेस्ट बढ़ेंगे समय डिक्रीज होगा। क्लियर, और जब समय उधर इंक्रीज हो रहा है इधर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है यदि इधर रविवार है, क्या है, रविवार है, ठीक, तो जब हम इधर से 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो इधर हम शनिवार में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, शनिवार को पहुंचेंगे। उधर रविवार था, जैसे हम उधर से इधर चले कौन सा दिन आ गया, शनिवार आ गया, ठीक। और जब जैसे ही यहां से हम 180 डिग्री वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, जैसे हम 180 डिग्री को हम क्रॉस करेंगे वैसे ही शनिवार अगर होगा तो क्या आ जाएगा, रविवार हो जाएगा। अर्थात 12 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये क्यों किया गया, क्योंकि हमें समय का जो संतुलन था वो बनाए रखना आवश्यक था। क्लियर, आप लोगों को जितना भी देशांतर रेखा से आने की संभावनाएं थी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब क्या बचता है कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कितने देशों से होकर गुजरती है, ये आपका होमवर्क है। हमने ये भी करवा दिया भारत कितने देशों से होकर, मतलब भारत की मानक रेखा कौन सी है, ये है, ठीक, 82.5 डिग्री है जो इलाहाबाद के नैनी के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने आपको ये भी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक, बचा है ये, हालांकि मैं करवा सकता हूं लेकिन आप एक बार देख लीजिए। प्रश्न पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से कौन से देश से मानक समय रेखा गुजरती है, या फिर कौन से देश से मानक समय रेखा नहीं गुजरती। जब हम खुद देखेंगे तो यह है कि कुछ हमें अनुमान या कुछ अपने आप स्वयं ही लर्न हो जाएगा। क्लियर, हाँ, एक चीज गौर करने वाली बात है कि जैसे क्या सभी में सिर्फ जैसे भारत में 82.5 डिग्री निकले हैं उसी प्रकार से सभी देशों में इसी प्रकार से निकली है, जी नहीं, हर एक देश का अपने क्षेत्रफल के अनुसार निकाला गया है। जैसे कि हम बात करते हैं रूस में, कहा, रूस में सबसे अधिक मानक समय रेखाओं का निर्धारण किया गया है, तो कितनी है, तो वो 11 मानक समय रेखाओं का निर्धारण किया गया है। क्लियर, आज का ये क्लास यहीं तक था। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।